आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। शहर बीदर से वसीमुद्दीन किरमानी जी, जो जेडीएस पार्टी के युवा नेता हैं और अभी उभर कर आते हुए जेडीएस में वसीमुद्दीन किरमानी जी बीदर शहर में काफ़ी नाम बन चुका है किरमानी जी का। इससे पहले इन्होंने अपनी खिदमत को एमआईएम पार्टी में अंजाम दिया। तो अभी चर्चा करेंगे उसी विषय पर जो बीदर की हालत चल रही है। एक सियासी पार्टी से दूसरी सियासी पार्टी में लोग जा रहे हैं। सियासी पार्टियों के तरफ युवा नेताओं का रुझान हटते हुए और एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर जो लोग जा रहे हैं, एक सियासी पार्टी से दूसरी सियासी पार्टी में जो लोग बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम वसीम किरमानी जी के ख्यालात जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में वसीम किरमानी जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे जो चल रहा है अभी शहर बीदर में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर लोग बदल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आपका जो सवाल है कि सियासी हालात शहर बीदर के बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के जो असम्बली इंतखाबात नज़दीक है, तो अक्सर ये ऐसा होता है कि लीडर्स अपनी सियासी जगह बनाने के लिए दल बदलते हैं, इधर से उधर उधर से उधर। ये कोई नई बात नहीं है, मगर बिलखुसूस बीदर के अंदर बीदर की अवाम जेडीएस पार्टी के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दे रही है, जेडीएस से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रही है। यानी जेडीएस पार्टी में जो जा रही है अवाम बीदर की, ये जो सियासी नेता लोग जेडीएस में जा रहे हैं, काफ़ी लोगों को एमआईएम पार्टी से जाता हुआ देखा गया। इस बारे में क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैं भी एमआईएम में था। सबसे पहले बीदर की जो यूनिट है, वो यूनिट से सबसे पहले जेडीएस में जाने की पहल मैंने की है, और उसके बाद मेरे साथ साथ और मेरे साथी आए, जेडीएस ज्वाइन करे बड़ी काफ़ी तादाद में, जोश व खरोश में। जैसे कि हमारे शेख अज़हर साहब। अभी जो अजहर साहब की जो बात चल रही है, अजहर साहब जो अभी आपने नाम लिया है, एमआईएम से जो जेडीएस की ओर चले गए हैं, वो पार्टी बदल चुके हैं, तो उनके बारे में लोग काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि वो रीढ़ की हड्डी थी, एमआईएम का बहुत ही बड़ा पार्ट था। काफ़ी कुछ लोगों को ऐसा कहा जा रहा है, ख़ासकर ख्वाजा शेख अज़हर की जो बात कर रहे हैं आप, उनको ये कहा जा रहा है कि वो एमआईएम की रीढ़ की हड्डी थी। तो रीढ़ की हड्डी यानी कि ऐसा कौन सा उन्होंने काम किया था एमआईएम में जिससे उन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाए? वैसा नहीं, हर कार्यकर्ता पार्टी की जो है ना एक बुनियादी ताकत होती है। तो वाकई उनके भी एमआईएम में भी कुछ खिदमत थे, अच्छी तरीके से कैंडिडेट को जिता के लाए उन्होंने, अपने दम पे बलबूते पे टिकट लेकर मुल्तानी कॉलोनी से सीट जिता के लाए। उसमें कोई काबिल है और नौजवान है, कुछ करने की उम्मीदें हैं। चलिए, ये आपकी बात तो बिल्कुल हम सहमत है कि एक काउंसलर की सीट उन्होंने जितवाई मुल्तानी कॉलोनी से, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी के साथ वो काउंसलर जेडीएस में क्यों नहीं ज्वाइन हुआ साहब? देखो साहब, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी ताकत से पार्टी से टिकट लिए, पार्टी से कैंडिडेट को जिता के लाए। अब वो कैंडिडेट जीते वाले, वो महिला कैंडिडेट जीते से वहाँ से महिला कैंडिडेट है, वो पार्टी का, वो कैंडिडेट की अपनी पर्सनल राय है। वो पार्टी वफादार होंगी, जमात के साथ नहीं छोड़ना चाह रही होंगी एमआईएम को, हो सकता है ना, तो बाद में आना। हमारा सवाल यह है कि रीढ़ की हड्डी के साथ उनका जुड़ाव जेडीएस में क्यों नहीं हुआ? वो तो उनका अपना ज़ाती मसला है, उसके अंदर हम बात नहीं करेंगे, हमको ज़रूरत भी नहीं है उस ताल्लुक़ से बात करने की। बस हमारी पार्टी जेडीएस जो अच्छा काम कर रही है, जिसकी बिना पे ख्वाजा शेख अज़हर, मिर्ज़ा फ़हीम बेग वगैरह अच्छा काम कर रही है। जेडीएस आने वाले दिनों में जेडीएस की सरकार बनने के उम्मीदें हैं, 100% इंशाल्लाह जेडीएस की सरकार बनने के आसार नज़र आ रहे हैं। अभी दूसरा सवाल ये है सर, अभी क्या जेडीएस पार्टी से ज्वाइन होने से पहले, जेडीएस में शमूलियत से पहले आप भी एक एमआईएम पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, तो एमआईएम से हटकर जेडीएस में आपको ऐसी कौन सी बात नज़र आई जिससे आपको एमआईएम छोड़कर जेडीएस में जाना पड़ा? तो किरमानी जी, आप जेडीएस ज्वाइन करने से पहले एमआईएम पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, अचानक जेडीएस में शमूलियत और एमआईएम को छोड़ना आपके हिसाब से क्यों? देखिए, मैं तकरीबन 10 साल अपने कीमती एमआईएम को दिया। एमआईएम की तरक्की के लिए, बीदर के अंदर मजबूत बनाने के लिए, मैं मेरे नौजवान साथी जैसा कि मिर्ज़ा फ़हीम बेग और हमारे आतिफ़ पटेल एडवोकेट, साबिर अली इनामदार, जवाद वगैरह, काफ़ी हम एक यूनिट की तरह नौजवान पूरे मिलके इसको तरक्की पर लाने के लिए हम लोग काम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 काउंसलर जिता के भी लाए थे 2013 में, और अच्छा काम कर रहे थे। मगर उसके बाद क्या है मालूम है, अभी हालात के मद्देनज़र, जो हालात है मुल्क के अंदर और हमारे बिलखुसूस हमारी रियासत के अंदर, हमको जो सो ना
सेकुलर अंदाज में और जो है सो ना और सभी के साथ जिस तरह हालात है अपने वोटों का बंटवारा नहीं करना और अपन सब एक आज बिलखुसूस रियासत कर्नाटक की माइनॉरिटीज़ को एक सियासी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अभी जब आप एमआईएम पार्टी में थे तो आप ये कहते थे कि एमआईएम पार्टी माइनॉरिटी पार्टी है, माइनॉरिटी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है एमआईएम है। आप काफ़ी एमआईएम के बारे में अच्छा कहते थे और हमेशा आपने जब भी एमआईएम में कोई भाषण किया पार्टी में रहकर, जब भी स्पीच की तो तब आप एक ही बात बोलते थे कि माइनॉरिटी की सबसे बड़ी ताकत एमआईएम है। तो फिर अभी अचानक आपको जेडीएस कैसे नज़र आने लगी? ना बिल्कुल मैं आप कह रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद जो है सो ना गुज़िस्ता असम्बली इंतखाबात में जेडीएस की तायद करे थे। मैंने इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जब सदर मजलिस ने ही जेडीएस की तायद कर दी तो फिर अब मजलिस पार्टी फिर एक जेडीएस ही रूप ले ली। तो आज हालात ऐसे हैं जो मुल्क के और जो बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के जो हालात है, कांग्रेस और बीजेपी से रियासत की जनता बदजन हो गई है, बिलखुसूस बीदर की जनता। तो तीसरा विकल्प के लिए लोगों की निगाहें हैं, तीसरे महाज के लिए लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं जेडीएस की तरफ। जेडीएस तीसरा विकल्प एमआईएम भी तो बन सकता था। नहीं, एमआईएम बन सकता हूँगा मगर मेरे को उतना नहीं दिखा कि एमआईएम तीसरा विकल्प बन सके। 1-2-3 सीट जीतेंगी अगर मेहनत करी तो रियासत कर्नाटक में। मगर क्या है, जेडीएस क्या एक सरकार बना सकती है, रीजनल पार्टी है। गए सो असम्बली इंतखाबात में जेडीएस जो है ना 38 सीट जीती थी। इससे पहले भी वो हुकूमत बनी, फिर परसों भी बनी थी। अब रियासत कर्नाटक के अंदर कर्नाटक की जनता बीजेपी और कांग्रेस से बदजन हो गई है, क्योंकि ये लोग सिवाय जो है ना नुकसान और बर्बादी के कुछ नहीं करे। ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं, तो जब आप एमआईएम में 10 साल गुजारने के बाद ये सभी चीज़ें पता चली आपको, क्या फिर पहले से मालूम? देखो साहब, सियासी ज़िंदगी में चलते जाएंगे आपको तो मालूमात होते रहते हैं, तजुर्बा होते रहता है। जब तक इंसान प्रैक्टिकली काम करते जाएगा तो उसको तजुर्बा होते रहेगा। अब रियासत कर्नाटक के सियासी हालात, हम जैसे नौजवान आगे बढ़ के एक बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के एक सियासी प्लेटफॉर्म तैयार करना है। अभी आपके हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से 10 साल आपने पॉलिटिक्स में खर्च कर दिए आपने, तो आपको एमआईएम और जेडीएस में कौन सी पार्टी माइनॉरिटी वाली पार्टी नजर आती है? देखो, बिलखुसूस मैं ये बात से इनकार भी नहीं करता कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो एमआईएम पार्टी है जिसमें मैंने 10 साल दिया, ये भी माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए बराबर असद साहब चाहे ऐवान पार्लियामेंट में हो चाहे जलसों में हो, बिल्कुल माइनॉरिटी के हक़ के लिए बात करते हैं। और हमारी जो जेडीएस पार्टी है जिसके हमारे देवेगौड़ा साहब जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर थे, जब माइनॉरिटीज़ के लिए 4% रिजर्वेशन करे, और परसों भी हमारे कुमार स्वामी साहब भी जो कर्नाटक में वाक़या हुआ, जो जिस तरह से एक वो जो मुसलमान के बच्चे का भी इंतकाल हो गया था, कि गैर मुस्लिम बच्चे का भी इंतकाल हो गया था, तो कुमार स्वामी साहब, ये बीजेपी सरकार गैर मुस्लिम के लिए जाके 25 लाख रुपए का गवर्नमेंट से 25 लाख, बीजेपी सरकार से 25 लाख दिए, मगर ये माइनॉरिटी के लिए नहीं दिए थे। तो हमारे कुमार स्वामी साहब और सीएम इब्राहिम साहब जाके वो माइनॉरिटी के बच्चे से मिले, उनको जो सोना मिल के उनके घर को गए, दिलासा दिए और कुछ फंड दिए अपने पार्टी के तरफ से। ऐसे तो बहुत सारे दिलासे अवैसी की ओर से भी दिए गए हैं। तो मैं कहाँ आपको बोल रहा ना, बिल्कुल अवैसी साहब को मैं नकार रहा नहीं। अवैसी साहब का काम, अवैसी साहब का अपनी जगह, अवैसी साहब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अवैसी साहब गलत है, एमआईएम पार्टी गलत है। उनका एक स्टेज है, उनका एक प्लेटफॉर्म है और एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क के अंदर हर एक को अपनी अपनी बात रखने की आज़ादी है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना इलेक्शन लड़ने की उसको आज़ादी है। उसको तू मत आ, तू नकवा बोलना, ये गैर जमहूरी होता है। जब एमआईएम पार्टी भी बहुत ही अच्छी पार्टी, अपने आप की अपने अंदर बहुत अच्छी पार्टी आप बता रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि एमआईएम के भी जो सदर हैं वो भी बहुत ही माइनॉरिटी के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हैं और माइनॉरिटी को कामयाब बनाते हैं, फिर एमआईएम छोड़ने की वजह? एमआईएम छोड़ने की बिल्कुल एक वजह ये है, जो छोड़ा, यहाँ का लोकल सदर जो थे, वो लोकल सदर की हरदर्मी, और जो वहाँ से हैदराबाद से जो ऑब्जर्वर आते हैं, वो ऑब्जर्वर और यहाँ के लोकल सदर मिलकर यहाँ के जो नौजवान मंजलिस के वास्ते तन मन धन दे के अपने ज़ाती पैसा लगाए, गाड़ियों का पेट्रोल, फ़ोन की करेंसी, जिधर बोले उधर तकरीबन एक जज्बा, एक जोश के साथ काम करते थे। तो पूरों को ले जाके गारा के गले में डाल दिए वो ऑब्जर्वर मुजफ्फर गौस, ये मुजफ्फर अली कॉर्पोरेटर है मुजफ्फर अली, और जो गौस है वो दो, और यहाँ के सैयद मंसूर अहमद कादरी साहब जो सदर है, इन अपनी हरदर्मी, अपनी ज़िद के अना के लिए जो सुना पूरी जमात को बर्बाद कर दिए। 2 की 3 जीते थे, 3 के बाद जो 2 हो गए, माइनस में कर दिए।
और जब कौन ये जो भी शिकायतें थी आपकी आपकी भी शिकायतें ऐसी है, इसी तरह से दूसरे जो भी लोग एमआईएम से जेडीएस में जा चुके हैं उनकी भी यही शिकायत है जो आप बता रहे हैं। तो इसका जो भी इन बातों को क्या सदर एमआईएम के सदर तक नहीं पहुंचाया गया, क्या उन्हें ये बातें पता नहीं है? बिल्कुल साहब, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक ये बातें पहुंचना चाहिए। ऐसा ये नहीं कि मैं जेडीएस में हूँ तो मैं बिल्कुल मैं एक माइनॉरिटी से मुताल्लिक़ हूँ। जो हालात है बिलखुसूस रियासत कर्नाटक में माइनॉरिटीज़ को की एक सियासी ताकत होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो ना एमआईएम का भी होना ज़रूरी है। जब सियासी ताकत का माइनॉरिटी का होना ज़रूरी है, एमआईएम अपनी आप में अच्छी है, तो फिर सारे के सारे एमआईएम के बहुत ज़्यादा लोग जैसा कि बता रहे हैं रीढ़ की हड्डी है, दायां हाथ है, बायां हाथ है, तो ये सारे लोग एमआईएम से फिसल कर फिर दूसरी पार्टी में जाने की फिर वजह तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर कुछ मुकाम नहीं मिलता, कोई आप पोस्ट चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही तो फिर पार्टी से नाराज़गी। ऐसा नहीं बोला ना मैं आपको। यहाँ जो लोकल क़यादत होती है वो बैरिस्टर अवैसी साहब से किसी को शिकवा है ना शिकायत है। वो पूरे हिंदुस्तान भर में माइनॉरिटी की ताकत मजबूत करने के लिए, माइनॉरिटी का सियासी हक हासिल करने के लिए, माइनॉरिटीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनसे नो डाउट वो एक काबिल लीडर है। हाँ, जो लोकल सतह पे जो होता है ना, नहीं अभी आपको एमआईएम की लोकल जो पॉलिटिक्स है उससे आपको नाराज़गी? बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले भी बोला हूँ। मैं जब आज से 6 महीने 8 महीने पहले जब मैं पार्टी छोड़ा था तभी मेरे से क्वेश्चन कर, तभी भी मैं बोला हूँ कि लोकल क़यादत अच्छी नहीं रहने की वजह से नुकसान होता है। तो ये लोकल क़यादत को बदलाव करें आप अवैसी साहब, अब सदर भी चेंज करें, अब्दुल अजीज़ मुन्ना बने हैं एमआईएम के सदर। उम्मीद है उनके साथ जमात को अच्छा मजबूत करेंगे। शायद नेक तमन्नाएं हैं हमारी उनके साथ, उन्होंने भी हमारे साथ काम करे थे। चलिए आखिरी सवाल आपसे, काफ़ी देर हो चुकी है आपसे डिस्कस गुफ्तगू करते करते, तो आखिरी हम एक मेन मुद्दे पे आते हैं। जेडीएस में जो ज्वाइनिंग हुई है, शमूलियत हुई है बहुत सारे नए लोगों की अभी इस बार, जैसे कि आपने कहा असेंबली इलेक्शन को लेकर, तो असेंबली इलेक्शन में अपने आप को बहुत सारे लोग असेंबली मतलब एक कैंडिडेट के दावेदार मान रहे हैं, जेडीएस कैंडिडेट के अपने आप को एक 4 से 5 लोग इधर से दावेदार पेश कर रहे हैं, इस बारे में? हाँ, ये हर पॉलिटिकली वर्कर्स जो रहते हैं ना, पार्टी में रहते हैं ना, जो भी जेडीएस में होंगे, कांग्रेस में, हर कोई पर हर एक को जो सोना टिकट, हर एक को टिकट मांगने का राइट्स है। समझ रहे हैं? मेरे को भी राइट्स है, मैं भी एमएलए की तैयारी करना बोल के मेरे को भी राइट्स है, हर किसी को है, हर कोई अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मगर यही है कि पार्टी जिसको टिकट फाइनल करेंगी सब मिलकर उसका काम करेंगे। अभी कोई अपने आप को मैं कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया बोल के नहीं बोल रहा हमारे पास, और सब जेडीएस के वास्ते काम कर रहे हैं। डिक्लेयर कर चुके हैं, कुछ लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं आए दिन। लोग क्या है पब्लिक के बीच आ रहे हैं, फ़ैन फॉलोअर्स बना रहे हैं और अपने अभी आपके मुताबिक बीदर की जो जनता है आने वाले असेंबली इलेक्शन जो बिल्कुल ही करीब है, उसमें कोई नए नेता को एमएलए के रूप में देखना चाहती है, कुछ बदलाव चाहती है जनता पूरे 5 साल का पीरियड अपने आँखों से देखी है। मसाइल, मुश्किलात, डेवलपमेंट, हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट, हॉस्पिटलाइज को बजट, फिर रोडों को कितना बजट, 24/7 को कितना बजट, यूजीडी को कितना बजट, उसका पब्लिक वो उतने बजट का पब्लिक को कितने % बेनिफिट मिल रहा है। जनता अंधी नहीं है, यानी इन 5 सालों में जनता ने देखा है या फिर और पहले से भी देखते आ रही है जनता? ना, इन 5 सालों में बिलखुसूस जनता सब चीज़ देख चुकी है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना है। अभी जनता के अंदर एक बदलाव की उम्मीद है। क्या उम्मीद है जनता को, किसको जनता बोल रहा एक तीसरा विकल्प इसकी चक्कर में है, जेडीएस की तरफ बीदर की अवाम की बिलखुसूस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारा जो ज़िला बीदर है, जिसमें 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे जेडीएस, अच्छे से ज़्यादा जेडीएस की सीटें जीतेंगे बोलकर। बिलखुसूस बीदर से भी जेडीएस की सीट आने की मुझे उम्मीदें नज़र आ रही है। टिकट चाहे किसी को भी मिले, हम मिलके काम करेंगे और जनता के अंदर बदलाव चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और मसाइलों का हल चाहिए। बल्दिया में जाओ, दिन कुछ टाइम पे काम ना होता, मोटेशन का प्रॉब्लम। आज बल्दिया ऑफिस के अंदर अभी एडिट चल रहा है, गुलबर्गा से आरसी डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, तो वो लोग देख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, मगर वो भी आते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आरसी डिपार्टमेंट वाले आए हैं, जब ये नोट एडिट कर रहे हैं तो वाकई ये इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आरसी डिपार्टमेंट वालों से कि कितना बजट आया 2 साल में बल्दिया को और कितना बजट यूटिलाइज हुआ,
कहाँ कहाँ हुआ, रोडा दो दो बार कहाँ बने, नहीं अभी बने, जो तो बात सब चल देख रही रहे है सर, अभी जो बजटों की बात चल रही है, इसको लेकर काफ़ी बार आपने सवालात उठाए और ज़्यादातर आपके सवालात बिदर डिपार्टमेंट के बजटों को लेकर रहते हैं, लेकिन उसका क्या असर होता है? आप सवालात करते रहते हैं लेकिन वो काम जो होना है वही होता रहता है। देखो साहब, क्यों आप या, बार बार या बजट के बीच में यकीनन सवाल लगाते हैं? मैं बार बार बजट के ताल्लुक से, माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, एजुकेशन डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करता हूँ। आज शहर बीदर रियासत कर्नाटक का बैकवर्ड एरिया है। सरकारी स्कूलों की हालत देखो, डीडीपी ऑफिस की बाउंड्री टूट गई है, उसको देखने वाले इन्होंने सरकारी स्कूलों को क्या, सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है, 10-12 बच्चे हैं, 5-5 टीचर हैं, बच्चों स्टाफ, बच्चे स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रहे? बिल्डिंगों की हालत देखो, चुन्ना तक सही नहीं मार रहे बिल्डिंगों को, बिल्डिंगों के अंदर टॉयलेट बाथरूम सही नहीं है, बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं है, जबकि सरकार प्राइवेट स्कूलों वालों को हर क्लास में कैमरा बिठाओ बोल के बोलती है, तो परमिशन देंगे बोलती है। सेफ्टी का ऑर्डर लॉ सीएमसी से हम परमिशन देते हैं, बिल्डिंग सेफ्टी का लॉ बोलते हैं। तो सरकारी स्कूलों को ये सब रूल्स फॉलो ना होते क्या? ये सब एजुकेशन डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी? बिदर एमएलए की, बिदर इंचार्ज मिनिस्टर की, बिदर जो सो एमपी की, बिदर यूनियन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि बिदर ज़िले के एजुकेशन को मजबूत करे, बिदर ज़िले के एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करे। तहसील ऑफिस में जो लोग चपला फाड़ ले रहे हैं, काले पानी की सज़ा बोलते हैं तहसील ऑफिस को, बल्दिया ऑफिस भी करीब करीब वही हालत में है, बॉडी नहीं है बल्दिया ऑफिस के अंदर, इतने टाइम हो गया काउंसलरों की बॉडी नहीं बन रही, पब्लिक काफ़ी परेशान है। बजट आ रहा है किधर, यूटिलाइज किधर, नालियाँ वैसी ख़राब हो गई पड़ी, रोडां ख़राब हो गए पड़ी, खड्डे के खड्डे पड़े हुए हैं, और जो सो ना डेस्क लापा दब चुके हैं। इसका जिम्मेदार ज़्यादातर कौन है? ये जो इसका ज़्यादातर जिम्मेदार इसका बिदर इंचार्ज मिनिस्टर, बिदर एमपी और बिदर यूनियन में जो यूनियन मिनिस्टर है, और हमारे बिदर एमएलए साहब की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसके लेकर के। वो अवाम के बीच आए, हॉस्पिटलाइज को विजिट करते जाए 15 दिन में एक बार, स्कूलों को विजिट करते जाए, सरकारी, मैं बोल रहा हूँ बार बार, बिदर रियासत कर्नाटक का बैकवर्ड एरिया है, जब तक कि आप बिदर की गरीब जनता को अच्छी फ्री तालीम, अच्छी तालीम की सहूलत दो आप, और आप हॉस्पिटलाइज के अंदर सिस्टम अच्छा करो, तो बिदर की जनता एमएलए साहब को दिल से दुआएं देंगी, इतनी दुआएं देंगी, क्योंकि आज बिदर के अंदर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई ऐसे वसाइल्स नहीं है, लोग जो सो ना एजुकेशन में और हेल्थ में लाखों रुपए उनके चले जा रहे हैं, परेशान है। तो इसको सुधारना, बिलखुसूस एजुकेशन को, आज एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों के अंदर देखो कितनी फीसें हैं, कितने % लोग, मैं एक मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है बिदर एडमिनिस्ट्रेशन से, बिदर डीडीपी से, बिदर एमएलए से, बिदर इंचार्ज मिनिस्टर से, बिदर यूनियन मिनिस्टर भगवंत खोबा साहब से मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिदर के अंदर 2 से 3 साल के अंदर कितने बच्चे जो सो ना गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला लिए, 10th क्लास में कितने बच्चे आए, 10th के एग्जाम को कितने बच्चे अपियर हुए, 10th के एग्जाम में कितने बच्चे कामयाब हुए, कितने फेल हुए, वो डेटा चेक करो, कितने बच्चे क्यों फेल हुए, उसका रीजन क्या है मालूम हो जाता है। और एक सवाल, और कितने बच्चे पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक, कितने बच्चे 10th में अपियर हुए थे और कितने बच्चे सेकेंड ईयर को अपियर हुए, वो कैलकुलेशन करो गवर्नमेंट स्कूल का, तो तुमको ड्रॉप आउट मालूम आता है। मेरे को इतना यकीन है कि बच्चे ड्रॉप आउट दिन ब दिन होते जा रहे हैं, एजुकेशन कम होते जा रहा है। ये रिपोर्ट को चेक करना बिदर एमएलए की जिम्मेदारी है, बिदर इंचार्ज मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, बच्चे एजुकेशन से महरूम होते जा रहे हैं। तो इतने सारे सवालात रख दिए आप, और ये जो चीखें हैं आपकी, सवालात हैं, आपका जो दुख है, ये बार बार आपने सुनाया मीडिया में, आपने बार बार मीडिया द्वारा चीखा पुकार लगाई, लेकिन आपकी सालों से पुकार का कोई असर नहीं होता। तो ये बदलाव जो आप देखना चाहते हैं, इस बदलाव को आप कैसे देखेंगे? आखिर कब आएगी ये तब्दीली? बिल्कुल साहब, देखो मेरा काम है, अल्लाह मेरे को जितनी सलाहियत दी है, मैं अपनी उतनी सलाहियत से भरपूर अवाम के दिलों में जगह बना रहा हूँ, अवाम को आईना दिखा रहा हूँ, अवाम को जो सो ना मसाइल उनके पास पहुँचा रहा हूँ, और बस्तियाँ बसते हैं साहब, और इनकलाब आएगा, ज़रूर आएगा। आप भी इंशाल्लाह, अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे जैसे कई और जोशीले पैदा होंगे, और बिदर ज़िला, यानी ये इनकलाब जेडीएस पार्टी से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये इनकलाब जेडीएस पार्टी से आएगा, अल्लाह जिससे लेना चाहता है काम उससे लेंगा। बस मैं तो एक गरीब
जनता के बीच का एक नाम नागरिक हूं मैं, जो ज़मीनी सतह पे ग्राउंड जीरो पे मैं काम करता हूं। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जाकर लोगों के मसाइल देखता हूं, बल्दिया में देखता हूं, तहसील में देखता हूं, डीसी ऑफिस में क्या मसाइल है देखता हूं, रोडों की हालात देखता हूं, ग्राउंड लेवल की मैं बात करने वाला हूं। और मेरी बात आप यकीन नहीं जानते, आज शहर के अंदर हर कोई मेरे को जो सो ना इज्जत की निगाह से वसीम किरमानी साहब बोल के मिलता है। मेरे ख्यालात को लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मेरी सोच को लोग समझ रहे हैं, और यकीनन मुझे इस बात की उम्मीद है कि बीदर के अंदर आने वाले असम्बली इंतखाबात में बहुत बड़ा इनकलाब आएगा और बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अभी जो अजहर ख्वाजा शेख अजहर की बात चल रही थी कि एमआईएम की रीढ़ की हड्डी है और वो जेडीएस में चले गए, तो रीढ़ की हड्डी जब जेडीएस में आ गई तो कितना ज़्यादा जेडीएस को कामयाब बनी अब तक? देखिए साहब, मैं किसी को रीढ़ की हड्डी, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, मैं किसी को नहीं बोल सकता। हाँ, क्या फ़ायदे हुए हैं उनके आने के बाद जेडीएस पार्टी के? देखो, फ़ायदा तो होता है, नहीं होता बोल के नहीं, एक तादाद बढ़ जाती है। अब तो फिलहाल तो तादाद बढ़ चुकी है, फिर आगे फ़ायदे क्या होते हैं देखिए, जब तादाद बढ़ जाएंगी तो यकीनन जो है सो ना काम भी ज़्यादा होगा, रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा। जेडीएस की अब तो तादाद बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है। एक हाथ था, अब 2, 3, 4, 10 हाथ हुए, फिर तादाद बढ़ेंगी, फिर 50 हाथ होंगे। ऐसा होते होते कम से कम 60,000 हाथ हो जाएंगे और असेंबली कैंडिडेट जीत के निकलेंगे, चाहे कोई। ये जो एमआईएम से, आखिरी सवाल है, एमआईएम से जो लोग जेडीएस में आए हैं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे साहब, क्योंकि मुद्दा चल रहा है बीदर की सियासी हालत को लेकर और बीदर में जो पार्टियां बदल रहे हैं लोग, उनके ऊपर जो चर्चा चल रही है, आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि जैसे ही कुछ लोग एमआईएम हो या फिर दूसरी पार्टियों से जेडीएस की तरफ आए हैं, तो फिर जेडीएस से दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं लोग? सब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इलेक्शन के करीब लोग अपने पॉलिटिकल पार्टियां बदलते हैं। अभी तो मुझे इस बात की यकीन है कि जेडीएस में लोग जुड़ रहे हैं और जेडीएस की सरकार बनने के इम्कानात है। जेडीएस छोड़ के जाने की किसी की जो सो ना सोच नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता। क्यों कि अब हर लीडर ये जान चुका है, बीजेपी और कांग्रेस को भांप लिया। ये लोग देश के अंदर, रियासत के अंदर तरक्की करने दिलाने वाले नहीं है। हाँ, लिहाजा अब जो भी है, कुमार स्वामी की सरकार जब भी आई है अच्छा काम की है, किसानों के वास्ते, एम्प्लॉयमेंट के वास्ते, हर चीज़ के लिए काम किया, और बहुत बेहतरीन जो है ना, जैसा हमारे सीएम इब्राहिम साहब ने भी माइनॉरिटी के बजट बढ़ाने के लिए, बीदर में जेडीएस का एमएलए बनेगा इंशाल्लाह हमारी दोनों पूरी साउथ और मेहनत नॉर्थ में बनेंगे या है। फिर? नॉर्थ, साउथ, हुमनाबाद, बसा कल्याण, इंशाल्लाह। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं? जो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ माइनॉरिटी का, तो मेरे अभी हमारे साथ जुड़े थे वसीम किरमानी जी, जो जेडीएस के बिल्कुल ही एक युवा नेता है बीदर के अंदर, और इन्होंने 10 साल अपनी खिदमत को एमआईएम में अंजाम दिया था, और अभी ये जेडीएस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी विंग्स में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इनको। और वसीम किरमानी जी का ये कहना है कि जो बीदर के सियासी हालत चल रहे हैं और बीदर का जो डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक चुका है, सड़कों की हालत ख़राब है, और बीदर के हर सड़कें, रोड, गलियां खस्ता हालत में हैं। और जो बजटों के बारे में इन्होंने कहा, आपने सुना, जनता ने सुना इस चीज़ को, ये काफ़ी मुद्दे, प्राइवेट स्कूलों की धांधली के बारे में बताया वसीम किरमानी जी ने। तो बीदर के अंदर काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, और वसीम किरमानी जी का कहना है कि इस बार असम्बली इलेक्शन में एक जो विनिंग कैंडिडेट नज़र आएगा, बिल्कुल ही नया चेहरा होगा, और वो नया चेहरा जेडीएस पार्टी से होगा। तो देखते हैं, आगे हमारे साथ बने रहे आरआर मीडिया 24/7 के साथ। ऐसे ही सियासी और समाजी लोगों के ख्यालात हम आपके साथ पेश करेंगे, लोगों को आगाह कराएंगे। आरआर मीडिया 24/7 से मैं अमजद पाशा, कैमरामैन अनवर मलिक के साथ।